कि यूके विजिटर वीज़ा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर, इस वीज़ा के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है? विजिटर वीज़ा के लिए किस तरीके की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? इस वीज़ा पे कब तक स्टे किया जा सकता है? इस वीज़ा को एक्सटेंड किया जा सकता है वहाँ रहते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शरियार, फाउंडर ऑफ गल्फ स्टार सर्विसेज। वी आर लोकेटेड एट कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए और यूके स्टैंडर्ड वीज़ा यानी कि यूके विजिटर वीज़ा के हवाले से हमारे टीम के पास बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो जमा हो गए थे और मुख्तलिफ लोगों को कन्फ्यूजन है, तो हमने कहा आज आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन बहुत मालूमाती वीडियो है और एक बहुत अच्छा कंटेंट है। आप लोग इसको ज़रूर पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी इससे बेनिफिट्स हासिल होंगे। जी बताइए, आपके पास क्या क्वेश्चन है यूके वीज़ा के हवाले से? अच्छा सर, सबसे पहले तो ये है कि यूके विजिटर वीज़ा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखें, यूके विजिटर वीज़ा जो है, जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए यूके जाना चाहते हैं एज ए टूरिज़्म पर्पस के लिए, या कोई उनकी बिजनेस मीटिंग है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म वीज़ा है, ठीक है ना। सही। और ये जो लोग भी शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं वो लोग इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कोई स्टडी करने के लिए जाना चाह रहा है तो वो इस वीज़े को अप्लाई नहीं कर सकता, या कोई और पर्पज़ है तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सर, इस वीज़ा के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है? देखें, इस वीज़ा के लिए आपको जो, अगर आप एज ए टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको इसमें जो आपको पासपोर्ट और एनआईसी पिक्चर, उसके अलावा आपकी जो यहाँ पर आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, और बुनियादी चीज़ ये कि इसमें आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब रिक्वायर्ड है सर, इसके ये भी लिए। बताइएगा कि ये वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है या डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा होता है? नहीं, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा होता है, ये इंटरव्यू पे बेस्ड नहीं करता है, और मतलब बहुत कम ऐसा होता है रेयर केस के अंदर कि वो कोई टेलीफोन पे आपसे बात कर लें। अगर उनको कोई पॉइंट क्लियर करना है तो इंटरव्यू टेलीफोन पे ले लें, या आपको नॉर्मली बुलवा लें। अदरवाइज 99.9% जो है ना, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, और ये टोटली डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो वीज़ा ऑफिसर को तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू ईमेल या थ्रू कॉल्स भी। ठीक है, अभी आपने बैंक स्टेटमेंट का जिक्र किया, मुझे ये बताएंगे कि विजिटर वीज़ा के लिए किस तरीके की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? देखें, विजिटर वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो मेंटेन बैंक स्टेटमेंट किसे कहते हैं, लोगों को यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन है कि मेंटेन बैंक स्टेटमेंट से क्या मुराद है, ठीक है ना। ये सही। एक बड़ा अहम पॉइंट है इस वीज़ा के अंदर। जो यूके का विजिटर वीज़ा है, इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल्स जो है ना, वो बहुत मैटर करते हैं, ठीक है ना। तो सही। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस वो जस्टिफाई हों, ठीक है ना। सही। मिसाल के तौर पे अगर एक बिजनेसमैन है तो उसकी जो इनकम है वो उसके बिजनेस से ही उसके पास आ रही हो, उसके पर्सनल अकाउंट में, सही। जिसको सेविंग अकाउंट भी कहते हैं वो, ठीक है ना। और जो उसके एक्सपेंस हैं वो बिल्कुल उसके रेयर एक्सपेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप पर्सनल अकाउंट के अंदर बिजनेस पेमेंट कर रहे हैं, लोगों को लाखों रुपए दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट जो है ना जस्टिफाई नहीं होती, और जो जो स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं होगी उसके ऊपर आपका जो है ना वीज़ा वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। यूके के वीज़े के लिए आपकी स्टेटमेंट का जस्टिफाई होना ज़रूरी है। आपकी जो एंट्रीज़ हैं, जो मतलब इनकमिंग है, आउटगोइंग है, वो दोनों जस्टिफाई हों आपकी। सही। प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना बिजनेस भी उसी में कर रहे हैं, मिक्स स्टेटमेंट है आपकी जो सही। ना, तो वो उसके ऊपर रिजेक्शंस देखी गई हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा सर, इसी के साथ मुझे ये भी बताएं कि इस वीज़ा के लिए ट्रैवल प्लान होना ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल, आपका देखें ट्रैवल प्लान आपका बहुत ज़रूरी होता है। वो कवर लेटर के अंदर आप मेंशन करते हैं अपने प्लान, और डे बाय डे प्लान आपका होना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्लान नहीं करेंगे, इतनी दूर आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कैसे वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन करेंगे। ट्रैवल प्लान मस्ट है बिल्कुल, और वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए आपका, और डे बाय डे आपका होना चाहिए। उसमें टिकट, आइटिनरी, होटल बुकिंग, ये सारी चीज़ें, और डे बाय डे प्लान होना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और क्या इसी के साथ जो है ट्रैवल हिस्ट्री का होना भी ज़रूरी है इसके अप्रूवल के अंदर? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। इसमें देखें डिपेंड करता है, यूके ट्रैवल हिस्ट्री की बेस के ऊपर जो है ना वीज़ा रिजेक्ट नहीं करता है। लेकिन सही। अभी कुछ महीनों से हमने देखा ये गया है कि थोड़ी सी सख्ती की है यूके ने अपने वीज़ा के हवाले से। सही। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, उनकी फैमिली टाइज नहीं है, तो उनके लिए अब ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मैटर करती है, ठीक है ना। सही। और जिन लोगों की फैमिली टाइज हैं वो बेशक फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई करें, कोई इशू नहीं है, यूके फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा देता है। लेकिन जिन लोगों की
फैमिली हिस्ट्री मतलब फैमिली टाइज यहाँ नहीं है, वो अनमैरिड हैं और भले बिजनेसमैन है लेकिन उनका कोरा पासपोर्ट है, तो उनको चाहिए कि बेटर ये कि वो पहले थोड़ी सी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं फिर यूके का वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन जो लोगों की फैमिली टाइज हैं, बिजनेसमैन हैं और उनका अगर कोई ट्रैवल नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, तो वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, यूके वीज़ा उन लोगों का भी रिजेक्ट हो जाता है जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो और जो है ना उनकी अदर इनकम्स वगैरह भी हों, तो इसकी क्या वजह होती है कि उनके जो है ना इतना एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बाद भी रिजेक्शंस आ जाती हैं? देखिए ये बड़ा एक अच्छा मतलब सवाल है आपका, और ये ऑडियंस के जहन में बहुत ज़्यादा ये होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास भी आते हैं, वो यहाँ पर अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं मेरी तो जो है वो बैंक स्टेटमेंट करोड़ों रुपए की है, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे पास अदर सोर्स इनकम है, सब कुछ है, उसके बावजूद मेरा यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। यूके का वीज़ा आप ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे कहते हैं, वो वीज़ा ऑफिसर की नज़र में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, ये आपकी नज़र में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होती है कि आप समझते हैं कि मैं इतनी मेरी वेल्थ है तो मुझे वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। नहीं, जो वीज़ा ऑफिसर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल देखते हैं ना, वो आपके प्रॉपर फाइनेंशियल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो अच्छी बात है, वो प्लस पॉइंट है, और ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी प्लस पॉइंट है। लेकिन आपके जो इस वक्त रियल सर्कमस्टेंसेज हैं जो आपके चल रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं या आप एक जॉब होल्डर हैं, तो आपकी प्रॉपर इनकम आ रही है, प्रॉपर एक्सपेंस हो रहे हैं, फिर आपकी सेविंग क्या है, तो वो सारी चीज़ जो मतलब फाइनेंशियल टाइज जिसे हम कहते हैं, अगर वो वीज़ा ऑफिसर के मुताबिक है, वीज़ा ऑफिसर उसको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वो उसको समझता है जो उनके मुताबिक होती है। आप अगर खुद से अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है और मेरा तो वीज़ा आसानी से लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, और वो उसके लिए जाहिर सी बात है हर बंदा नहीं समझता कि वो कैसे उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई वीज़ा एक्सपर्ट आपको पूरा गाइड करे कि आपने अपने स्टेटमेंट को किस तरह अपने फाइनेंस को लेके चलना है, जो कि वीज़ा ऑफिसर की नज़र में आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बने। सही, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ये भी है कि इस वीज़ा पे कब तक स्टे किया जा सकता है? देखें, ये वीज़ा जो है वो 6 मंथ का फर्स्ट टाइम जो है 6 मंथ मल्टीपल वीज़ा मिलता है। अब उस 6 मंथ के अंदर आप जब वहाँ जाते हैं तो जो अपना प्लान देते हैं, अगर आप एज ए टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मली 10-15 दिन का प्लान आप देते हैं अपना, तो उसी हिसाब से आपको एंट्री मिलती है। अगर आप किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस या किसी एग्जीबिशन के लिए, तो नॉर्मली 1 वीक के लिए लोग जाते हैं। मतलब आप विद इन अ मंथ के अंदर अंदर आपको एंट्री इसकी मिलती है। लेकिन ये 6 महीने का मल्टीपल वीज़ा होता है। आप इसमें 6 मंथ के अंदर जितनी मरतबा चाहें आप विजिट कर सकते हैं, बट आपका रीज़न सॉलिड होना चाहिए और जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको आप मुतमईन कर सकें अपने आने के पर्पज़ के हवाले से। अच्छा सर, क्या किसी शॉर्ट कोर्स के लिए यूके का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, विजिटर वीज़ा? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई मतलब कोई वर्कशॉप है या कोई शॉर्ट कोर्स है तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए इस वीज़े को एज ए किसी अपनी डिग्री के हवाले से या कोई आप वहाँ बैचलर करने जा रहे हैं तो वो फिर एक अलग कैटेगरी आपकी वो स्टूडेंट वीज़ा में आ जाती है। विजिटर वीज़ा के अंदर आप जो है ना शॉर्ट कोर्स तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर, अगर वहाँ किसी फ्रेंड या फैमिली से मिलने जाना हो तो इनविटेशन लेटर की नीड होती है या इसी पर्पज़ के लिए हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, देखें, इसमें डिपेंड करता है। इनविटेशन और स्पॉन्सर ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लोग समझते हैं कि अगर हमें वहाँ से इनविटेशन मिल जाएगा तो हमारा वीज़ा जो है वो आसानी से हो जाएगा। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और देखें, इसमें अगर तो कोई आपके ऐसे दूर के रिश्तेदार हैं या कोई फ्रेंड है तो आप मतलब उसमें बता सकते हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आपके अपने जो रियल सर्कमस्टेंसेस हैं यहाँ पर, जो आपकी जो टाइज़ हैं, उन्हीं पे जो है वीज़ा ऑफिसर डिसीजन देगा आपके वीज़े का। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ऐसा स्पॉन्सर है जो कि आपका रियल ब्लड आ जाता है, यानी कि इमीडिएट में आ जाता है, जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, जो मतलब आपके बिल्कुल क्लोज जो लोग हैं, अगर वो वहाँ से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर उनकी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हैं वो देखे जाते हैं कि वहाँ पर यूके में वो क्या प्रॉपर टैक्स पेयर हैं, उनकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है और वो क्या आपको अकोमोडेट कर सकते हैं वहाँ पे। तो फिर वीज़ा ऑफिसर उनके भी डॉक्यूमेंट, लेकिन आपके अपने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए और वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है ना, बेशक अगर वो आपके पास फंड्स की कमी है और वो आपके स्पॉन्सर, लेकिन वो भी मतलब क्लोज रियल ब्लड अगर हैं आपके और वो आपके अफोर्ड कर रहे हैं तो फिर आपका केस बेहतरीन तरीके से बनता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो स्पॉन्सर है तो मुझे यहाँ पर मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट दूंगा, अपना पासपोर्ट दूंगा और मेरा वीज़ा लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूके के अंदर आपके अपने भी जो यहाँ के करंट सर्कमस्टेंसेस हैं वो वीज़ा ऑफिसर लाजमी देखता है, और जो आपका स्पॉन्सर है उसकी भी तमाम स्क्रूटनी वैसे ही होती है जिस तरह आपकी होती है। मतलब प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं आता,
हाँ तो आपको सारे उसी कंडीशंस के अंदर से गुजरना बिल्कुल पड़ता है बिल्कुल इसके बिल्कुल, अंदर। वो मतलब आप प्रोसीजर में फर्क नहीं, बल्कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन जाती है आपकी, कि हाँ वहाँ एक रीजन बन जाता है आपके जाने का। और अगर स्पॉन्सर तगड़ा है, अच्छा है आपका, तो वो आपका केस स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप बिल्कुल फारिग हैं और सारा लोड ही हाँ। आपने वहाँ स्पॉन्सर पे डाल दिया, तो उस पर डिसीजन जो है वो नेगेटिव ठीक आते है। हैं। अच्छा सर, क्या इस वीज़ा को एक्सटेंड किया जा सकता है वहाँ रहते हुए? जी बिल्कुल, देखें मुख्तलिफ सर्कमटेंसेस के अंदर देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा मतलब किसी मतलब आप अपने आप को किसी लीगल प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाह रहे हैं, तो वो फिर वहाँ पर जो सॉलिसिटर होते हैं, जो लॉयर होते हैं, वो ही इसके लिए फुल गाइड करते हैं कि इसके वहाँ के इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक कि कौन एप्लीकेंट किन सर्कमटेंसेस के अंदर अपने आप वीज़े को कन्वर्ट करवाना चाह रहा है या एक्सटेंड करवाना चाह रहा है। सही। सर अगर ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो हम इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं, और कितने टाइम में अप्लाई कर सकते हैं? अब देखें, इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ यूके के अंदर, यूके वीज़ा में ये है कि यूके में अगर वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है ना, वो बाकायदा आपको मेंशन करता है, ठीक है। वो आपको पॉइंट आउट करता है कि इस वजह से हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, सही। बताते हैं बाकायदा। अब आपने ये देखना है कि आपने जो अपनी प्रोफाइल तैयार की थी, जो केस आपने सबमिट किया था, क्या वो वीज़ा ऑफिसर जो वो पॉइंट बता रहा है और वो पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड था, और वो गलत बता रहा है वीज़ा ऑफिसर, तो आप इसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं, ठीक है ना। सही है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल में दोबारा से रिव्यू होता है वीज़ा, और वीज़ा उसमें अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर वीज़ा ऑफिसर जो पॉइंट बता रहा है और वो वाकई आपकी वीकनेस है आपकी प्रोफाइल में, वो देखना पड़ेगा। जैसे लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं तो वो अपना रिफ्यूजल लेटर लेकर आते हैं, तो उसमें अगर तो उसने सही आपको रिजेक्ट किया है, वो पॉइंट बताया, और वो आपके उसके अंदर कम वीकनेस है उस प्रोफाइल में, तो फिर आप उस वीकनेस को दूर करके अपने उसको जो पॉइंट उसको वीक बता रहा है आपको वीज़ा ऑफिसर, तो आप उसको अपने स्ट्रॉन्ग करें और दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप दोबारा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर तो लोग प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अलावा लोग जुडिशियल रिव्यू में भी चले जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये राइट देती है यूके गवर्नमेंट कि आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं, मगर उसके लिए सॉलिड रीज़न होना ज़रूरी है, और आपका केस मजबूत होना चाहिए। और ऐसा अगर जैसे किसी ने दोबारा इसको जो है ना वो किया, और लेकिन वो रीज़न जो है प्रूफ नहीं हो पाया, हाँ, जैसे प्री एक्शन के अंदर किया, हाँ। तो फिर क्या होगा सर? फिर इसमें वीज़ा ऑफिसर के ऊपर होता है, वो आपको 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का जो है ना बैंड भी लगा सकते हैं वो, क्योंकि देखें प्री एक्शन प्रोटोकॉल में या जुडिशियल रिव्यू के अंदर आप वीज़ा ऑफिसर के डिसीजन को चैलेंज कर रहे होते हैं, या तो आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग है और आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं और वीज़ा ऑफिसर ने डिसीजन गलत लिया। ऐसा भी होता है कि बहुत सम टाइम ऐसा होता है कि वीज़ा ऑफिसर भी गलत डिसीजन दे देता है, तो जब उसको चैलेंज करते हैं तो वो आपके पॉजिटिव रिजल्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़रा सा भी झोल है आपकी प्रोफाइल में और आपने उसको चैलेंज किया, तो फिर वो वीज़ा ऑफिसर की सवाबदीद के ऊपर होता है कि वो आपको बैंड भी दे सकता है, और नहीं भी देता तो आप रीअप्लाई दोबारा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि यूके विजिटर वीज़ा फैमिली के साथ अप्लाई करें या सिंगल अप्लाई करें, ज़्यादा अप्रूवल के चांसेस किस में होते हैं? देखें, इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं या फैमिली के साथ कर रहे हैं, इसमें आपके फाइनेंशियल मैटर करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं, आपके फाइनेंशियल ऐसे हैं कि आप फैमिली के साथ उस टूर को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको फैमिली के साथ वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, सिंगल अप्लाई कर रहे हैं और सिंगल ही हमेशा आना जाना करते हैं, तो आपको सिंगल वीज़ा भी मिल जाएगा। इसमें मतलब ये नहीं है अदर कंट्रीज़ की तरह कि आपको फैमिली के साथ ज़्यादा चांसेस हैं या सिंगल ज़्यादा चांसेस हैं। डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या कह रही है, और ख़ास तौर पे आपके फाइनेंशियल्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो है ऐसी कि उसमें ये वीज़ा ऑफिसर को लगता है, बल्कि आपको खुद को भी जब आप अपना केस तैयार करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरी सेविंग्स इतनी है कि मैं अपनी फैमिली को इस टूर में अफोर्ड कर सकता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो वो उसको फैमिली के साथ भी देने में मतलब कोई एतराज़ नहीं है वीज़ा ऑफिसर को। बट आपकी जो ना प्रोफाइल और आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए। अच्छा, यूके की ट्रैवल हिस्ट्री होना कैसा है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? हाँ, देखिए, मैं तो रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो लोग अपनी इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपने पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा लाजमी लगाएं और उसको ट्रैवल करें, क्योंकि यूके का वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है कि यूके का अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, दुनिया भर के मुल्कों के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। यूके का वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा वीज़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, क्योंकि यूके का वीज़ा जिन लोगों का लगता है ना, उनकी प्रोफाइल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है ना, तभी उनका वीज़ा लगता है, अदरवाइज उनका वीज़ा नहीं लगता। तो और अदर कंट्रीज जितनी भी हैं वो यूके की जो ट्रैवलिंग है उसको बहुत अहमियत देती हैं, और उसके आपके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर। बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है यूके की। अच्छा सर, क्या इस वीज़े को हम खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर सारा इसका, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये बहुत टेक्निकलिटी इसके अंदर है
एक नॉर्मल जो बंदा है, जो भी बिजनेस ऑनर है या जो भी वो जॉब होल्डर है, उसके पास नहीं इतना टाइम होता कि वो इन चीज़ों को समझे। ज़ाहिर सी बात है, मैं तो हाईली रिकमेंड यही करूँगा कि किसी भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट से रब्ता करें जिसको इसका एक्सपीरियंस है, और उसकी रहनुमाई में अपना वीज़ा प्रोसेस करें। खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बहुत मतलब ऑनलाइन ईजी प्रोसेस है, लेकिन इसमें टेक्निकलिटी इतनी है कि जिस बंदे को नहीं पता, चाहे उसकी जितनी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो, उसका वीज़ा जो है वो उड़ जाएगा, मतलब नेगेटिव आएगा उसका वीज़ा। सर यूके वीज़ा के लिए कवर लेटर कैसा लिखना चाहिए? कवर लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कवर लेटर की बहुत अहमियत है यूके वीज़ा के अंदर। कवर लेटर ऐसा होना चाहिए कि उसमें पहले आपका इंट्रोडक्शन हो, ठीक है ना, फिर आप अपनी जो होम टाइज़ हैं उनको हाईलाइट करें, आप उसको प्रॉपर, और अपनी आइटनरी उसके अंदर बताएं, डे टू डे ट्रैवल प्लान बताएं, अपने फाइनेंशियल्स के बारे में, अपनी सेविंग्स के बारे में, और अपने जो आप इस टूर के ऊपर जो एक्सपेंड करने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें। कवर लेटर आपका कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, ठीक है ना, सही। कम से कम 1 पेज के ऊपर ये कवर नहीं होते पॉइंट, और इससे ज़्यादा भी ना हो, मतलब 3-4 पेज का भी ना हो, वो वीज़ा ऑफिसर थोड़ा इरिटेट होता है इसको पढ़ने में। 2 पेज का मतलब सफिशिएंट है कि कम से कम 2 पेजेस का आपका जो है ना कवर लेटर, और उसके अंदर प्रॉपर ये पॉइंट जो है ना वो सारे आपने हाईलाइट किए हुए हों। बहुत इंपॉर्टेंट है कवर लेटर। आप देख, जो लोग खुद से वीज़ा अप्लाई करेंगे, ज़ाहिर है उनको नहीं पता कि मतलब कवर लेटर कैसे बनाना है। जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट होगा वो आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपके कवर लेटर को डिज़ाइन करेगा, जिसके अंदर आपके पूरे केस को समअप करेगा वो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन लेने में आसानी हो। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताइएगा, यूके वीज़ा 6 मंथ के बाद जो आपने बताया, उसके बाद क्या 5 ईयर मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही जो है ना वो 2 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं या 5 ईयर्स का कर लेते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आप यूके की ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आप जो फर्स्ट टाइम आपको स्टैंडर्ड 6 मंथ का मल्टीपल वीज़ा मिलता है, आप उसमें 1 से 2 ट्रैवल कर लें, सही। ठीक है। उसके बाद आप 2 ईयर्स का अप्लाई करें, उसमें 2 से 3 ट्रैवल कर लें, और फिर उसके बाद आप 5 ईयर्स का मल्टीपल अप्लाई करें। बेस्ट तो यही है, क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी फीसिस होती हैं इनकी। अगर आपने मतलब गलत उसमें अप्लाई किया तो आपकी फीसेस ज़ाया हो सकती हैं, और मतलब काफ़ी लॉस हो जाता है लोगों को। तो बेस्ट वे तो यही है जो मैंने आपको बताया। सही। अच्छा सर, इंक्वायरीज़ के साथ साथ ये भी सवाल आता है कि आपका क्या इसके अंदर रेशो है, और आपकी क्या ऐसी एक्सपर्टीज़ है कि आप जो बोलते हैं कि हमारा जो है 99% सक्सेस रेशो है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, जैसे भी आपने इन सवालात के अंदर एक सवाल किया कि क्या खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई करवाया है, देखिए हम क्या करते हैं, हम जब हमारे पास एप्लीकेंट आता है, यूके का वीज़ा हो या यूएसए का हो, कोई भी हो, हम पहले उसकी प्रोफाइल असेसमेंट करते हैं, और वो देखते हैं कि वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता है या नहीं करता, ठीक है ना। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता, तो हम उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लेकर आते हैं। उसमें लगता है थोड़ा सा टाइम, और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो उसको फॉलो करते हैं हमारे दिए गए प्लान को, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाने के बाद हम उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 99% सक्सेस रेशियो है। 1% उसमें भी रिजेक्शन आ जाती है, ऐसा नहीं है। 100% कोई चीज़ नहीं होती, ना कोई इसका दावा कर सकता है 100%। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपर्टीज़ ऐसी है कि हम इसको बहुत डीपली जो है अंडरस्टैंड करते हैं वीज़े को, और हमें पता है कि वीज़ा ऑफिसर किन किन पॉइंट्स को देख रहा होता है, और किन किन पॉइंट्स के ऊपर वो आपके वीज़े के डिसीजन देता है। तो हम अपने एप्लीकेंट को यही समझाते हैं कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाने के बाद, उसके बाद हम उसका वीज़ा अप्लाई करवाते हैं। 99% जो भी लोग यूके वीज़ा के लिए हमारे पास आते हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं, चाहे वो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल उस तरह वो अपने हिसाब से तो लेके चल रहे होते हैं कि हमारे बड़े ज़बरदस्त फाइनेंशियल है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मेरे पास एसेट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एम्बेसी के मुताबिक नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की होगी, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। तो इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।